नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। और इसके जस्ट पहले हमने जो है संविधान सभा अर्थात जो संविधान का निर्माण है उनसे उससे संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पे जाने हैं। तो आप जो है पिछले लेक्चर को देखते चले, जो जैसे कि पहला जो लेक्चर था वो आपको कंप्लीट रूप से ओवरव्यू मिलेगा, यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है, यानी कि पेपर 2 है, पेपर 2 का पार्ट ए, उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी उसमें मिलेगी, सिलेबस का ओवरव्यू, और साथ में पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये जो है चलते रहे लेक्चर को देखते हुए। अब देखें संविधान की विशेषता। तो संविधान एक बहुत बड़ी पुस्तक है, मतलब एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ है, एक प्रकार से उसको बोल सकते हैं हम। उसी के अनुसार अगर देखें तो उसकी कुछ विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो जो विशेषताएं होती है, अगर आप उसको जो है कंप्लीट रूप से जान लेते हैं तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि आप एक जो है जो कंप्लीट संविधान है उसका एक जिस्ट या सार या सारांश आपने पढ़ लिया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, देखिए इसकी जो कुछ विशेषता है, जैसे कि सबसे विशाल और लिखित संविधान। तो आपको पता होगा दुनिया का जो सबसे विशाल और लिखित संविधान है वो हमारे भारत का ही है, तो उससे संबंधित चीज़ें हम जानेंगे। विभिन्न स्रोतों से निर्मित है, लगभग 60 देशों के जो संविधान है उसका अवलोकन करके इसको बनाया गया है। नम्यता और अनम्यता अर्थात हम बोल सकते हैं कठोर और लचीलापन, मतलब इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं आसानी से, और कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिसमें संशोधन करने में बहुत मतलब जो है हमको भारी बहुमत, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं विशेष बहुमत, 2/3 जो बहुमत होता है उसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे संघीय व्यवस्था और के साथ जो है एकात्मक जो व्यवस्था है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देखें तो संसदीय संप्रभुता और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो भी हमको देखने को मिलती है, यानी कि ब्रिटेन की तरह संसद की जो संप्रभुता है वो भी हमको देखने को मिलती है। और साथ में जो अमेरिका है, अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे टॉप लेवल पर अगर देखें तो टॉप लेवल पर हमको देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे मिलती है हाई कोर्ट, और फिर नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय हमको देखने को मिलते हैं। सब ऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट, मतलब एक प्रकार से जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो हमको देखने को मिलते हैं। फिर भी देखिए अलग अलग पार्ट में बटे रहने के बाद भी एक जो मेन संस्था है वो हम बोल सकते हैं संस्था, या फिर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है, सबसे टॉप पर रहती है, जो कि इंटीग्रेट होती है, यानी कि हाई कोर्ट भी इसी के अंतर्गत वर्क करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट इसके अंतर्गत वर्क करेंगे, यानी कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हमको देखने को मिलती है। मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। मौलिक अधिकार मूल रूप से अभी हमको 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में डिवाइड है, यानी कि 12 से लेकर 35 तक भाग 2 में हमको देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट रूप से व्यक्ति की जो एक प्रकार से व्यक्तित्व का विकास है, उसकी रक्षा है, स्वतंत्रता है, बहुत सारी चीज़ें, उसके शोषण के विरुद्ध बहुत सारे अधिकार हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो देखने को मिलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखने को मिलेंगे, यानी कि DPSP। जिस प्रकार व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं किसके प्रति, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर राज्य के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जनता के हित में कुछ कल्याणकारी कार्य करना, वो कहलाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये आपको देखने मिलेंगे भाग 4 में, ठीक है। ये भाग 3 में देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकार, और भाग 4 में DPSP देखने को मिलेंगे। अब भाग 4 में हमको देखने को मिलेंगे ये 36 से लेकर 51 तक। इसके बाद आते हैं व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है जिस प्रकार उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, काफ़ी स्वतंत्रता यहाँ पे मिली है, उसी स्वतंत्रता को अगर मिसयूज़ करता है वो, तो ये गलत बात है। तो उसी को सचेत करने के लिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में तो थे नहीं, परंतु बाद में इनकी आवश्यकता धीरे धीरे होती गई, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया। शुरुआत में 10 जोड़ा गया था, और जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक संख्या और बढ़ा दी गई, यानी कि 11 कर दिया गया। तो इनके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। फिर हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि यहाँ किसी विशेष धर्म को यहाँ मान्यता प्रदान नहीं की गई है, अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पे मान्यता दी गई, एक प्रकार से आदर किया जाता है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाता किसी विशेष धर्म को मानने वाले पर। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसी के तहत यहाँ हम देख सकते हैं 25 से लेकर 28 तक कुछ जो है मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम देख सकते हैं सार्वभौमिक मताधिकार की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि कोई भी व्यक्ति बिना जाति लिंग भेद के विभेद के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोट डाल सकते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा,
बहुत सारे जो चुनाव है, निर्वाचन होते हैं, वो उसमें जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भाग ले सकता है। इसके अलावा एकल नागरिकता, देखिए भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। तो उसके बाद भी हम देख सकते हैं, अगर व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी पैदा होता है तो उसके बाद भी उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता ही कहलाएगी, मतलब किसी विशेष राज्य की नागरिकता नहीं होगी। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 50 स्टेट देखने को मिलते हैं। 50 स्टेट में से किसी एक स्टेट का व्यक्ति है तो उस स्टेट की नागरिकता भी मिलती है उसको, और सेंटर की भी, यानी कि दोहरी नागरिकता वहाँ अपनाई जाती है। परंतु भारत में हमको एकल नागरिकता देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ देखने को मिलती है स्वतंत्र निकाय। देखिए इतनी जो है मतलब गवर्नमेंट चलती है, मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत इतनी सारी व्यवस्था रहती है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ जो है स्वतंत्र ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उनकी यहाँ पे स्थापना की जाती है। जैसे कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय कराने का काम करती है। यूपीएससी यानी कि इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जो एग्ज़ाम होते हैं वो कराने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो क्या करता है, भारत के जो पर्स होता है, यानी कि भारत के पर्स का रखवाला एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट होता है आपातकालीन प्रावधान, मतलब राष्ट्र की एकता अखंडता जो होती है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये प्रावधान किए गए हैं। कभी भी इस प्रकार का खतरा होता है तो इस प्रकार की कंडीशन, आपातकाल की जो स्थिति है वो देखने को हमको मिलती है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा राज्य में आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं। और तीसरा देखने को मिलता है वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार। जैसे कि पहले क्या होता था, दो चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट की दो संस्था थी। जैसे मतलब दो लेवल था, एक तो केंद्र में था यानी कि सेंट्रल लेवल था, और एक स्टेट लेवल था। उसके बाद भी निचले लेवल पर जो है मतलब अच्छे कल्याणकारी कार्य या फिर अच्छी व्यवस्था ढंग से, सही ढंग से व्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पर निचले लेवल पर यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका लेवल पर बाद में इनको जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 92 और जो संविधान संशोधन 92 और 93 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है और नगर पालिका जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ देखें सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ भी जो है पहले से संविधान में नहीं थी। ये 97वां जो संविधान संशोधन है 2011 में हुआ, उसमें भी हमको यहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट रूप में देखने वाले हैं। ये तो ओवरव्यू हुआ। चलिए अब देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहली बात करें सबसे विशाल और लिखित संविधान। तो आपको पता होगा संविधान दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन सी? एक तो लिखित होता है, मतलब हम बोल सकते हैं लिखित मतलब जो अमेरिका का संविधान उसको हम लिखित संविधान बोलेंगे। और अलिखित का मतलब होता है ब्रिटेन का संविधान। अब अलिखित मतलब लिखा नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, कोई भी कानून है, मतलब नया जो कानून बना, जैसे आज की डेट में किसी को मतलब किसी की मृत्यु पर उसको फांसी की सज़ा दी जानी है, तो क्या होता है वही एक प्रकार से कानून बन गया है और वो आगे तक चलते जाता है। जब कोई कानून चेंज होगा तो उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा। अमेरिका में क्या होता है, लिखित है और मात्र 7 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम काफ़ी छोटा है। उस हिसाब से देखें तो हमारे भारत की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आपको पता होगा, भारतीय संविधान जो होता है सबसे लंबा और लिखित संविधान इसको बोला जाता है। और ये काफ़ी बृहद है, समग्र है, विस्तृत दस्तावेज इसको हम बोल सकते हैं। ओरिजिनली रूप से देखें तो यहाँ 1949 की बात करते हैं। 1949 में इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में डिवाइड थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब अगर बात करें उसी की वर्तमान की, तो वर्तमान में देखो हमको जो है प्रस्तावना तो देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये अनुच्छेद जो है 465 के आसपास लगभग देखने को मिलते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि आप जो है 465 आपके आर्टिकल होगा, है 395 ही, परंतु जैसे मान लीजिए आर्टिकल नंबर मतलब अनुच्छेद नंबर 21 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 21 में एक संशोधन हुआ और उसको बना दिया गया 21A। 21 को गायब किया गया क्या? नहीं, 21A बना दिया गया। तो इस प्रकार देखिए 21 तो है ही, परंतु उसके साथ में A B C ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो बाद में ABC जो जुड़े हैं वो संशोधन के पश्चात जुड़े हैं। तो इसका मतलब है कि वो जुड़ते गए और प्लस होकर कितने होगा? 465 होगा। है ओरिजिनली 395, परंतु संशोधन के पश्चात हमको 465 के लगभग देखने को मिलते हैं। यहाँ 25 अनुसूची देखने को मिलती है। कुछ समय पहले मतलब हमको जो है मतलब यहाँ पे एक अनुसूची भी हटाई गई थी, परंतु बाद में जो है और अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई, भाग हटाए गए थे और भाग को बाद में जोड़ भी दिया गया। 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में देखने को मिलती हैं। 8 थी तो 4 बाद में जोड़ी गई, 9, 10, 11, 12, ठीक है। वो भी हम देखेंगे आगे कैसे जुड़ी।
सन 1951 में संशोधन हुए थे। उसके पश्चात हम देखें तो करीब जो है 20 अनुच्छेद और एक भाग, जो भाग 7 है, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम देखें तो इसमें इतना काम तो किया गया, परंतु हम देख सकते हैं 90 अनुच्छेद 4 भाग, जैसे कि क है 4 का, 9 का, 9 का और 14 का, और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12, ये कंप्लीट रूप से हमको यहाँ ऐड होती हुई नज़र आती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको लग रहा है, देखिए यहाँ पे हमको बहुत मतलब जो है विस्तृत संविधान देखने को मिल रहा है और लिखित भी है भारत का। अब इसके पीछे कुछ मतलब मुख्य कारण है कि भाई भारत का जो संविधान है इतना विस्तृत या लिखित जो विशाल संविधान है वो क्यों है। तो हम देख सकते हैं सबसे पहली बात भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण आपको पता होगा, जैसे अगर भारत का नक्शा मैं देखूं तो भारत का नक्शा नॉर्मली मैं एक जो है रफली मैप आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने भारत का नक्शा इस प्रकार से, ये हमने इस प्रकार से यहाँ बनाया और आप इस प्रकार देख सकते हैं भारत। आप देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक चले तो आपको विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, भाषा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को बदलती हुई देखने को नजर आएगी। और अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर भी चले तो हमको बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी भौगोलिक स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है भारत की। तो भौगोलिक स्थिति के कारण भी हमको एक प्रकार से देखें तो विस्तार और बहुत सारी विविधता के कारण इसका जो है इतना विशाल निर्माण किया गया है। दूसरी चीज़ देखें ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण में हमको क्या देखने को मिलता है, इसके उदाहरण के रूप में हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम कौन सा, 1935 का। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो हम देख सकते हैं उसका कंप्लीट रूप से अधिकतर प्रभाव हमको हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से उसी के कारण काफ़ी जो है संविधान विस्तृत हुआ, क्योंकि उसका खुद का आकार काफ़ी विस्तृत था। एक और चीज़ देखते हैं एकल संविधान। एकल संविधान मतलब जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत आपको पता है 28 राज्य है और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है। तो जब यहाँ बहुत सारे राज्य है तो कंप्लीट रूप से सारे राज्यों का अलग अलग संविधान ना होकर कंप्लीट रूप से एक संविधान यहाँ देखने को मिलता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक संविधान बनाएगा तो स्वाभाविक तौर पर हम देख सकते हैं काफ़ी विशाल होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट रूप से कुछ समय पहले अगर देखें तो जम्मू कश्मीर का अलग था, परंतु अभी जो है कंप्लीट रूप से उसको भी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया है। एक और चीज़ देखते हैं प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब होता है जो संविधान है, संविधान सभा या संविधान बनाने वाले जो लोगों में काफ़ी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था संविधान में। हम देख सकते हैं उनका प्रभुत्व होने के कारण जो मौलिक सिद्धांत है और उसके बाद विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान वो भी काफ़ी विद्यमान देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र की अगर बात करें हम तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो अन्य आधुनिक लोकतंत्र है उनमें जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटों पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत में संवैधानिक दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। तो इन सभी कंडीशन को देखते हुए हमको लगता है कि जो संविधान है वो काफ़ी विशाल है और लिखित भी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें हम देख सकते हैं 60 देशों की संविधान का अवलोकन किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो हमको देखने को मिलेगी विभिन्न स्रोतों से निर्मित। तो हमने अभी देखे हैं विभिन्न स्रोतों से निर्मित लगभग 60 देशों की संविधान का अवलोकन किया गया है। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन हम बोल सकते हैं, काफ़ी लंबा समय इसमें लगा है बनाने में। ये तो सिर्फ अधिवेशन हुए हैं, परंतु इसके पहले भी काफ़ी अवलोकन किया गया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे जो डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को जानने के बाद हुआ है। हम बोलते हैं ना, मतलब एक प्रकार से उधारी का थैला इसको बोलते हैं संविधान को। ये बात गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मान लीजिए आप किसी की नकल भी कर रहे हो, तो अगर नकल कर रहे हो तो सिंपल सी बात आपके पास में काफ़ी मतलब अनुभव होगा, काफ़ी जो आप प्रकार से नॉलेज होगा, तो उसी के बाद आप जो है दूसरे की नकल कर सकते हैं। अन्यथा आप नकल करोगे तो आप एक प्रकार से कचरा भर रहे हो, ऐसा आप मान सकते हो। परंतु जब हमने दूसरे संविधानों की जो है एक प्रकार से अवलोकन किया तो हम समझ सकते हैं कि हमने अवलोकन किया है और उसके बाद जो सारांश या निष्कर्ष निकला है उसको हमारे संविधान में ऐड किया है। क्योंकि कोई भी पैदाइशी सीख कर नहीं आता है, जो दूसरे बनाते हैं या दूसरे के द्वारा ही वो मतलब दूसरे को देखकर ही वो सीखता है। तो उसी प्रकार हमारे संविधान का निर्माण भी हुआ है। तो उधारी का थैला बिल्कुल नहीं बोलना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए अधिकांश जो ढांचागत हिस्सा है इसका जो लिया गया है 1935 का जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, उससे लिया गया है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद कुछ दार्शनिक भाग देखने को मिलते हैं। अब दार्शनिक भाग में आपको देखने को मिलते हैं जैसे फंडामेंटल राइट,
उसके बाद हम देख सकते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हम बोल सकते हैं मौलिक अधिकार, और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये दोनों चीज़ हमको दार्शनिक भाग में देखने को मिलती है। तो फंडामेंटल राइट तो आपको कहाँ से मिले हैं, यूएसए से मिले हैं, और डीपीएसपी आपको कहाँ से मिले हैं, आयरलैंड से मिले हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम देख सकते हैं। दार्शनिक भाग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। भारत जो राजनीतिक भाग है, राजनीतिक भाग जैसे कि हम बोल सकते हैं संघीय सरकार है। संघीय सरकार जैसे केंद्रीय जो न्यायपालिका होती है संघ की होती है, संघीय सरकार का सिद्धांत। उसके बाद कार्यपालिका और विधायिका, ये सभी संविधान हम मतलब जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से यहाँ पे लिया गया है। संसदीय व्यवस्था एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। कुछ अन्य प्रावधान भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने कनाडा से कुछ चीज़ें ली हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, जर्मनी से, यूएसएसआर यानी कि रूस से, फ्रांस से ली हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, जापान, ये सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे अवलोकन करने के पश्चात एक्सेप्ट किया है। तो इस प्रकार अगर देखें तो हम जो है काफ़ी मतलब जो हमारा संविधान है काफ़ी विशाल देखने को मिलता है। इससे सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। संविधान के आने से अधिक जो है एक प्रकार से प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर उससे मिलते जुलते हैं। मतलब मुख्यतः जो प्रभाव है 1935 का ही देखने को मिलता है। अब अगर विभिन्न स्रोतों की बात करें तो आपको जो है स्रोत वाला जो लेक्चर है वो हम जो कंप्लीट हमारा सिलेबस हो जाएगा ये वाला यूनिट फर्स्ट का, उसके बाद हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो हम देख सकते हैं नम्यता और अनम्यता, यानी कि कठोर और लचीलापन का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले अगर बात करें हम कठोर संविधान की, तो कठोर संविधान का मतलब क्या होता है, विशेष प्रक्रिया द्वारा अगर संविधान संशोधन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कठोर संविधान। अब विशेष प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट है किसी चीज़ की, और अगर हम बोले यहाँ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए तो क्या अपनाई जाएगी, 2/3, यानी कि हम बोल सकते हैं 66% से अधिक, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 67% लोग अगर बहुमत 67% लोगों का बहुमत अगर हासिल होता है, यानी कि 67% लोग हामी भरते हैं उस विधेयक पे या कोई भी चीज़ पे, तो इसको हम बोलेंगे 2/3। और अगर सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत की अगर बात करें तो 51% लोग अगर हामी भर देते हैं कोई चीज़ पे तो उसको हम बोलेंगे साधारण बहुमत। परंतु यहाँ कठोर संविधान में क्या होता है, 67% से ऊपर लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, हामी भरना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, तो इसको बोलते हैं कठोर संविधान। तो यहाँ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है यानी कि 2/3, जैसे कि अमेरिका के संविधान में होता है। नेक्स्ट बात करें लचीलापन। लचीलापन कैसे, मतलब सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे काम हो जाता है, जैसे आम कानूनों की सहायता ली जाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ब्रिटेन का संविधान देख सकते हैं। ब्रिटेन में विशेष जो प्रक्रिया है उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, यहाँ आम कानूनी के द्वारा यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं और उसको संविधान में ऐड कर लिया जाता है। और यहाँ एक और चीज़, लिखित संविधान नहीं है। पर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में हमको दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है, यानी कि दोनों का कॉम्बो भारत जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दो चीज़ें यहाँ व्यवस्था की गई है, यानी कि भारत में ना तो लचीलापन है ना ही कठोरपन है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ संविधान का संशोधन एक विशेष मतलब जो है अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है, जिसको बोलते हैं हम संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368, इसके तहत ये देखने को मिलता है। तो इसमें हमको दो कंडीशन देखने को मिलती है 368 के तहत। कौन कौन सी, पहला तो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब आप ले लीजिए 2/3, मतलब 100 व्यक्तियों में से टोटल सीट आप कितनी भी देख सकते हो, हमारे देश की जितनी सीट है उसके अनुसार आप हिसाब लगा सकते हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ 100 सीट अगर है तो 100 सीट में से हमको 67% लोगों का वोट मिलना जरूरी है, तो वो उसको हम बोलेंगे विशेष बहुमत। दूसरा जो होता है विशेष बहुमत के साथ साथ कुल जो राज्य है, कुल राज्य यानी कि 28, ठीक है, 28 राज्य जो है, 28 राज्य में से आधे से अधिक राज्य, मतलब 14 से अधिक, यानी कि 15 राज्य में अगर क्या होता है हामी भर देते, यानी कि 2/3 तो रह गई 2/3। दूसरी चीज़ 15 यानी कि 28 राज्य जो है उससे आधे से अधिक, यानी 15 राज्य लगभग इसमें हामी भर देते हैं उस विधेयक पर, तो ये जो है पास हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो कुल विशेष मतलब एक प्रकार से राज्यों की सहमति ली जाती है। किस प्रकार ली जाती है, अगर राज्यों में कोई चेंजेस किए जाते हैं उसके भौगोलिक एरिया में तो ये अनुमोदन कराने यहाँ पे जरूरी होता है। तो ये तो हो गई 368 की बात। अब दूसरी चीज़ होती है सामान्य बहुमत। जैसे कि मैंने बताया था भारत में एक विशेष प्रक्रिया के तहत भी यहाँ अपनाया जाता है और एक सामान्य बहुमत के द्वारा भी संविधान संशोधन किया जाता है। तो सामान्य बहुमत में क्या होता है,
संविधान संशोधन जो होता है आम विधायी प्रक्रिया की तरह जो है संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। और ये जो सामान्य बहुमत से जो किया जाता है वो 368 के तहत नहीं आता है। मतलब 368 वाली जो मेथड है वो अलग है और सामान्य बहुमत वाली जो मेथड है वो अलग है। तो दोनों का जो मिश्रण है वो हमको भारत के संविधान में देखने को मिलता है। यानी कि भारत में कोई भी चीज़ आसानी से चेंज हो जाती है और कुछ चीज़ों में हमको जो है विशेष प्रक्रिया का यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं नम्यता और अनम्यता का समन्वय हमको देखने को मिलता है, यानी कि कठोरपन और लचीलापन का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात करें संघीय व्यवस्था की। संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक जो व्यवस्था है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत का जो संविधान है संघीय सरकार की स्थापना करता है और इसमें संघ के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ 2 सरकारें देखने को मिलती है। 2 सरकारें कैसे, मतलब एक सेंटर पे देखने को मिलती है और एक स्टेट पे देखने को मिलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरी चीज़ संघीय शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। जैसे शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, 3 लिस्ट आपको पता होगी, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तीनों लिस्ट जो होती है कुछ मामले यहाँ पे डिवाइड होते हैं। जैसे केंद्र के मामले होते हैं, केंद्र के मामले में केंद्र यहाँ पे कानून बनाएगा, राज्य के मामले में यानी कि राज्य सूची के मामले में क्या बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, और कॉन्करेंट में दोनों मिलजुल कर कानून बनाएंगे। तो शक्तियों का विभाजन हम देख सकते हैं यहाँ पे होता है। लिखित संविधान, मतलब यहाँ पे देखिए सेंटर और स्टेट का जो है ओनली एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लिखित संविधान जो होता है मतलब स्टेट का अलग अलग संविधान ना होकर एक ही संविधान यहाँ केंद्र का होता है, एकल मतलब संविधान हम बोल सकते हैं उसको। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं हो सकता, इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है। संविधान की कठोरता हम देख सकते हैं, यानी कि अगर इसको चेंजेस करना है तो 2/3 मेजोरिटी यानी कि आर्टिकल नंबर 368 का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब कठोरता में हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है 2/3 के साथ में, मतलब जो भारी बहुमत, एक प्रकार से हम बोलें विशेष प्रक्रिया के तहत आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना भी जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे यूएसए में हमको स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, तो भी हमको यहाँ पे भी हमको स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है। ये सभी संघ के लक्षण देखने को मिल रहा है भारत के अंतर्गत। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि एक अपर हाउस होता है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं और एक लोअर हाउस होता है जिसे लोकसभा बोलते हैं। तो ये व्यवस्था भी हमको भारत के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ एकात्मकता के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि गैर संघीय लक्षण जिसे बोलते हैं। तो एक सशक्त केंद्र देखने को मिलता है। कब, जब आपातकाल की स्थिति होती है, तो आपातकाल की स्थिति में आपको पता है सारे राज्यों की शक्ति बैन कर दी जाती है और केंद्र को पावरफुल यहाँ पर मान लिया जाता है। तो एक सशक्त केंद्र यहाँ पर देखने को मिलता है। एक संविधान, तो एक संविधान सिंपल बात है भाई, केंद्र और राज्य जो है अलग अलग यहाँ पर शक्तियों के विभाजन, परंतु संविधान तो फिर भी यहाँ पे एकल संविधान हमको देखने को मिलता है। उसके बाद देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए एकल नागरिकता, भारत के किसी भी राज्य में पैदा हुआ व्यक्ति हो वो सिर्फ भारतीय नागरिकता को ही प्राप्त करेगा, अन्य किसी राज्य की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी, यानी कि एकल नागरिकता मिलेगी। संविधान का लचीलापन, जैसे कि मैंने बात किया था संविधान का कठोरपन यहाँ देखने को मिलता है विशेष प्रक्रिया में, तो लचीलापन में हमको साधारण बहुमत के तहत क्या होता है, यहाँ लचीलापन देखने को मिलता है, यानी कि 51% अगर बहुमत है तो हम यहाँ पे संविधान का संशोधन कर सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सब ऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये अलग अलग डिवाइड होते हैं अलग अलग। जैसे कि सेंटर पे जो होता है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट पे हाई कोर्ट और नीचे जिला लेवल पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। उसके बाद भी हम बोल सकते हैं मेन जो पावर होता है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है, यानी कि इसी के नियमानुसार नीचे की सारी कोर्ट जनरेट होती हैं या रन होती है। तो हम बोल सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका हो। केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो है नियुक्ति की जाती है। देखिए कभी कभी इस मामले में कभी कभी जो है भेदभाव भी किया जाता है या फिर कभी कभी विवाद भी देखने को मिलता है। तो ये केंद्र में क्या होता है, केंद्र में जिस पक्ष का व्यक्ति होगा, जैसे मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस की, तो बीजेपी का अगर व्यक्ति है तो वो क्या होगा, ज़्यादातर कोशिश करेगा कि राज्य में उसका ही व्यक्ति यहाँ पर राज्यपाल बने। तो यहाँ पे देखिए केंद्र के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे क्या होता है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आपको एकात्मकता के रूप में अखिल भारतीय सेवाएं भी देखने को मिलेगी, जैसे यूपीएससी के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन सभी सेवाओं में भर्ती की जाती है और राज्य में उनको काम करने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, तो केंद्र के लेवल पर यानी कि अखिल भारतीय लेवल पर जो केंद्र के द्वारा यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाओं की यहाँ पे जो है परीक्षाएं कराई जाती है। आपातकालीन प्रावधान भी हम बोल सकते हैं केंद्र के पास पावर होती है, एकात्मकता की दृष्टि से विशेषता देखने को मिलती है। नेशनल इमरजेंसी स्टेट यानी कि राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन हम बोल सकते हैं, और वित्तीय आपातकाल, तो ये तीनों व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। तो ये व्यवस्था हमको एकल जो है एकात्मकता की ओर यहाँ
भारत को दर्शाती हैं और ये जो है संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। तो दोनों का मिला जुला रूप हम बोल सकते हैं भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसलिए हम बोल सकते हैं संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मकता का जो झलक है वो भी हमको भारत के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, हम जो सारी चीज़ हमने देखे हैं, जो संघीय शब्द है उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया, यानी कि संघ के लक्षण तो हमको देखने को मिले हैं, परंतु भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 1 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 में आपने देखा होगा, अनुच्छेद 1 में भारत का जो उल्लेख है राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, यानी कि 2 अभिप्राय उसके, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। उसके 2 अभिप्राय कैसे हैं, यानी कि पहला जो है, संघ राज्यों के बीच में जो है हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कुछ स्टेट आए, मतलब उनकी शक्ति क्षीण थी, अलग अलग कुछ स्टेट आए, उन्होंने क्या बोला कि हम एक संघ बनाते हैं या फिर यूनाइट होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक राष्ट्र बना लेते हैं उसका। तो 50 राष्ट्र आए, 50 राष्ट्रों ने मिलकर, पहले तो 13 राष्ट्र थे, हैं 13 राष्ट्रों ने मिलकर क्या करे, एक यूनाइटेड होकर एक स्टेट बनाया जिसका नाम था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो एक समझौता हुआ था वहाँ, ठीक है, परंतु भारत में किसी भी प्रकार के समझौते के तहत ये संघ नहीं बना है, ठीक है, उसका निष्कर्ष नहीं है समझौते का। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, जैसे यूएसए में है वैसा भारत में नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं संघीय व्यवस्था के साथ में एकात्मकता की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारतीय संविधान में जो है, जो अमेरिका है, अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को यहाँ पे अपनाया गया है। अब ब्रिटेन का संसदीय तंत्र कैसा है, यहाँ पे 2 जो होते हैं, एक अपर हाउस होता है इससे जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, और एक लोअर हाउस होता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड की भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा होती है और हाउस ऑफ कॉमन की भूमिका निभाने के लिए लोकसभा होती है। तो 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी ब्रिटेन के संसदीय तंत्र के अनुसार जो अप्लाई किया गया है। तो संसदीय व्यवस्था जो होती है उसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य यहाँ पर समन्वय, एक प्रकार से देख सकते हैं समन्वय व सहयोग का सिद्धांत इस पर आधारित है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, अलग अलग होते हैं दोनों, परंतु जो हमारे यहाँ है संसदीय व्यवस्था उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अब कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि हम देखें तो संसदीय प्रणाली की अगर बात करूँ मैं, तो संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। जैसे कि लंदन में देखें तो लंदन में हमको वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह में जो है इसकी संसदीय व्यवस्था या संसद देखने को मिलती है लंदन में, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया है, इसलिए हमारे जो संसदीय मॉडल है उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। याद रखना आपको, कुछ उत्तरदायी सरकार होती है, ठीक है, और फिर कुछ होती है मंत्रिमंडल की सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब देखिए, हमारे जो एक प्रकार से जो संसदीय व्यवस्था है उसको संसदीय मतलब संसदीय प्रणाली सरकार भी कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, और मंत्रिमंडल की सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। संविधान केवल जो है केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय व्यवस्था को स्थापित करता है। कैसे, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। तो यहाँ हम देख सकते हैं विधानसभा को लोकसभा की श्रेणी में रख सकते हैं और विधान परिषद को राज्यसभा की श्रेणी में, राज्य के लेवल पर, ठीक है। हालांकि हर एक स्टेट में आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलती है, विधानसभा हर एक स्टेट में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हमको यहाँ पे भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताओं के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है, वास्तविक होता है, गवर्नमेंट का मतलब वास्तविक कार्यपालक होता है। और अगर प्रेसिडेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं। इनकी भूमिका जो होती है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज़ ये तो केंद्र की बात हो गई। सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ सीएम हो गया, मतलब एक स्टेट की बात करें तो सीएम हो गया, और प्रेसिडेंट के अनुसार अगर देखें स्टेट में तो गवर्नर हो गया, यानी कि राज्यपाल हो गया। उसके अलावा बहुमत वाले दल की सत्ता यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि मेजोरिटी रूल चलता है, तो हम देख सकते हैं जो बहुमत वाला दल है उसकी सत्ता, यानी कि जिस दल का जो बहुमत ज़्यादा होगा, जो जीतेगा उसी दल का व्यक्ति पीएम बनेगा, या फिर नीचे लेवल पर देखें तो सीएम बनेगा। तो बहुमत वाले दल की सत्ता हमको देखने को मिलती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जो संयुक्त जवाबदेही वो हमको देखने को मिलती है। मंत्रियों की सदस्यता विधायिका में हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व देखने को मिलता है, जैसे कि जो मंत्रिमंडल होगा उसका जो मेन प्रधान व्यक्ति होगा वो तो पीएम होगा केंद्र के लेवल पर, और स्टेट लेवल पर देखें तो सीएम होगा।
उसके बाद निचला सदन यानी कि जो लोकसभा होती है उसका विघटन देखने को मिलता है यहाँ पे, और निचले लेवल पर अगर देखें तो विधानसभा का विघटन देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद जो है संप्रभु नहीं है, मतलब इसके ऊपर एक डंडा लटका हुआ है, किसका? न्यायपालिका का। न्यायपालिका मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डंडा यहाँ पर लटका हुआ है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है वो गणतंत्र होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था चलती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ब्रिटेन से हमने व्यवस्था तो ली है परंतु कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करें आगे संसदीय संप्रभुता, मतलब जो नेक्स्ट जो विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता की, तो उसी के बारे में हमने अभी पीछे बात किए थे। जैसे ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता देखने को मिलती है और अमेरिका में हमको न्यायिक सर्वोच्चता देखने को मिलती है। तो दोनों का कॉम्बो हमको भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया में दोनों का कॉम्बो देखने को मिलता है। तो जैसे कि संसद की जो संप्रभुता का जो नियम है वो हमको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का नियम हमको कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय उससे लिया गया है, दोनों का यहाँ कॉम्बो लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा है शक्ति वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है एक प्रकार से, मतलब दोनों थोड़ी थोड़ी भिन्न है, हालांकि फीचर्स वहीं से लिए गए हैं। तो हम देखें ब्रिटिश की अगर बात करें, ब्रिटेन की, तो वहाँ विधि की नियत जो है एक प्रकार से मतलब जो अमेरिका है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हमको विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए अमेरिका में हमको क्या देखने को मिलता है? विधि की नियत प्रक्रिया का यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है, यानी कि पहले से बना बनाया है उसको चेंजेस नहीं किया जा सकते। जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित, भारत का जो संविधान है वहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद यहाँ 21 का प्रावधान किया गया है। भारतीय मतलब एक प्रकार से देखें तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच यहाँ पे दोनों के बीच यहाँ पे संतुलन स्थापित किया है। जो भारत के जो एक प्रकार से संविधान निर्माता थे उन्होंने दोनों का कॉम्बो यहाँ पे लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन जैसे यहाँ पे संसद की संप्रभुता भी नहीं रखे उन्होंने और ना कि न्यायपालिका, दोनों को एक प्रकार से समय समय पर परिवर्तन होता हुआ दिखता है, यहाँ पर संतुलन बनाया उन्होंने। एक और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशर एक प्रकार से जो अवलोकन होता है न्याय, मतलब एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा होती है, मतलब कोई कानून बना है, कानून सही बना नहीं बना उसका रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू जिसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो समय समय पर क्या करता है? समीक्षा करने की शक्तियों के तहत संसदीय कानून का असंवैधानिक रूप से यहाँ पर घोषित कर सकता है अगर कोई कानून गलत बनाया गया है। और दूसरी ओर अगर पार्लियामेंट की बात करें संसद की, तो पार्लियामेंट जो होती है अगर अपनी असंवैधानिक शक्तियों के बल पर जो है अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर जो पार्लियामेंट है वो संविधान का बड़ा भाग यहाँ पे परिवर्तित या संशोधन कर सकती हैं। तो देखिए संसद की पावर भी हमको देखने को मिल रही है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की भी, तो दोनों का कॉम्बो कहाँ देखने को मिलता है? भारत के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो दोनों का आप एक मिश्रण देख सकते हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो देखिए सबसे टॉप पर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है हाई कोर्ट देखने को मिलता है यानी कि उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट हमको देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे टॉप पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे जिला लेवल पर या अधीनस्थ न्यायालय हमको देखने को मिलते हैं। न्यायालय का जो एकल तंत्र है केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानून को भी लागू करता है। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायालय और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार से संघीय अदालत है और यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी यहाँ पे देता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 इसी की व्यवस्था यहाँ पे करता है, संविधान का संरक्षक भी इसको बोला जाता है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किया गया है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत के कामकाज पर रोक, अवमानना पर दंड देने की जो पावर है वो इसके पास होती है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है।
देखिए एकीकृत मतलब हमने समझे, अधीनस्थ न्यायालय अगर वर्क कर रहा है तो वो जुड़ा किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। उच्च न्यायालय अगर वर्क कर रहा है तो वो भी जुड़ा किससे, मतलब एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय इसके अनुसार काम करता है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काम करता है। और उसके बाद इसकी स्वतंत्रता हमने देखें तो एक प्रकार से एकीकृत भी है, इंटीग्रेट भी है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी स्वतंत्र भी है अपने कार्य को लेकर। तो हम ये फीचर्स देख सकते हैं। अब बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार आपको पता होगा टोटल जो भाग थे इसमें, मतलब एक प्रकार से 8 भागों में इसको बांटा गया था, यानी कि 2 भाग, 2 जो होते हैं 12 और 13, उसमें तो राज्य की परिभाषा होती है। उसके बाद अगर देखें तो 13 में हमको विधि की परिभाषा देखने को मिलती है, यानी कि विधि, असंगत विधियाँ नहीं होनी चाहिए जो मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब करे। 14 से 18 तक हमको एक भाग देखने को मिलता है, 19 से 22 तक एक मिलता है, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, एक बीच में 31 था संपत्ति का अधिकार, वो गायब कर दिया गया, और 32 मिलता है। तो इस प्रकार हमको अभी तो टोटल मिलाकर 6 देखने को मिलता है, परंतु हुआ करते थे ये 7। अब जो 7 मतलब एक प्रकार से 31 वाला जो है उसको आर्टिकल नंबर 300A में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। कहाँ पे, यहाँ संविधान में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को, पहले संपत्ति को मतलब गवर्नमेंट के यूज़ के लिए संपत्ति को मतलब अधिग्रहित नहीं किया जा सकता था, परंतु इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो अब बाद में ऐसा मतलब जो है प्रावधान कर दिया गया है। तो भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है मौलिक अधिकारों के तहत, जो कि हमारे संविधान में एक बहुत अनूठी विशेषता हमको देखने को मिलती है। इसको संविधान मतलब भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना होता है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर एक प्रकार से निरोधक की तरह काम करता है। उल्लंघन की स्थिति में क्या होता है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है मौलिक अधिकारों का सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर देता है, संविधान का संरक्षक भी हम उसे बोलते हैं। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है, ऐसा है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर होता है कि वो 5 प्रकार की रिट या न्यायादेश जारी कर सकते हैं, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा व प्रेषण, ये सभी अभिलेख जो है रिट जारी मतलब एक प्रकार से जो न्यायालय है वो जारी कर सकता है। हालांकि क्या होता है, मौलिक अधिकार जो होता है कुछ सीमाओं के दायरे में भी आते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं असीमित नहीं है, ये एक प्रकार से सीमित है, और लेकिन अपरिवर्तनीय भी नहीं है, मतलब एक प्रकार से हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज मतलब हटा नहीं सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है जो एक प्रकार से संसद होती है, कुछ को इनमें कटौती भी कर सकती है, जैसे अनुच्छेद नंबर 20 है और अनुच्छेद नंबर 21 है। इनको एक प्रकार से अगर देखें तो इनको छोड़कर सभी संविधानों में संविधान मतलब एक प्रकार से सभी जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के, तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी में जो है राष्ट्रीय आपातकाल और अन्य किसी स्थिति में उनको स्थगित किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के तहत इनको जो है स्थगित किया जा सकता है, तो हम इनको असीमित नहीं बोल सकते, अपरिवर्तनीय या असीमित इनको नहीं बोला जा सकता, ये सीमित है। नेक्स्ट बात करें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात हम बोलें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एक राज्य होता है, तो राज्य के अंतर्गत बहुत सारी जनता होती है, तो यहाँ जनता के द्वारा क्या होता है, जनता के द्वारा एक व्यक्ति को अपना नेता बनाया जाता है, तो उसका एक दायित्व बनता है कि वो जनता के लिए अच्छे कल्याणकारी कार्य करे, ठीक है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ पे लॉन्च करे, ये इसका दायित्व होता है। तो देखिए राज्य का जो दायित्व होता है वही कहलाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब जो अपने राज्य की जनता है उनके प्रति यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कार्य कराए, विभिन्न योजनाओं को लागू करे, वो कहलाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हालांकि बाध्यकारी नहीं होता है, देखिए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार जो होते हैं बाध्यकारी होते हैं, मतलब इनका जो है हनन नहीं किया जा सकता। हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे खड़े होता है वहाँ पर, ठीक है, सामने। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होता है या उनको फॉलो नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नहीं आता, यानी कि बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, उल्लेख किया गया है भाग 4 में, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता या नोबेल फीचर के रूप में उन्होंने कहा है, और भाग 4 में इसको सम्मिलित किया गया है संविधान में। इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, एक तो सामाजिक मौलिक मतलब सामाजिक DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सामाजिक श्रेणी में भी आते हैं, गांधीवादी श्रेणी में भी आते हैं और उदार बौद्धिक श्रेणी में भी आते हैं।
नीति निर्देशक तत्वों का जो कार्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य क्या होता है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इनको कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है ये। इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं, इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। किंतु इनकी जो पृष्ठभूमि है उसमें वास्तविक शक्ति ही राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। एक मामला आया था मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980 में, ठीक है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर निर्मित है, यानी कि दोनों का संतुलन रहेगा तभी यहाँ पर भारतीय संविधान की नींव स्थिर रहेगी। ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में। तो ये सारी चीज़ हमने देखे हैं किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा, मौलिक कर्तव्य संविधान में शुरू से नहीं थे, जब से संविधान बना उस समय से नहीं थे। ये कब जोड़े गए? 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इनमें जो है इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, यानी कि मूल संविधान में ही नहीं थे। देखिए हमारा जो भारत है, भारत कई दिनों तक ब्रिटिश की चंगुल में फंसा रहा। तो यहाँ के जो नागरिक है वो काफ़ी शोषित किए गए। तो शोषित किए गए उस समय ऐसा जो है संविधान जब बनाया गया तो उनको ऐसा लगा कि काफ़ी शोषित हुए हैं तो इनको बहुत अकल आ गई होगी, बहुत समझदार हो गए होंगे। तो इस हिसाब से उनको इतनी पावर दे दी गई, यानी कि फंडामेंटल राइट दे दिए गए, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी स्वतंत्रता उनको मिली काफ़ी चीज़ों में। परंतु एक समय ऐसा आया कि जो व्यक्ति है जिसको फंडामेंटल राइट मिले हैं वो अपने फंडामेंटल राइट का मिसयूज़ करने लगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो है बोलने की स्वतंत्रता हमको प्राप्त है आर्टिकल नंबर 19 में। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को गाली दे सकें। गाली देने का मतलब है कि दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो हमको फंडामेंटल राइट का उपयोग इस प्रकार करना है कि हम जो है ध्यान रखें कि दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन ना हो। तो इस प्रकार से अगर ध्यान रखा जाएगा तो ही वो कहलाएगा मौलिक कर्तव्य। यानी कि एक हमारा कर्तव्य है कि हमारे फंडामेंटल राइट को, एक प्रकार से हम बोले फंडामेंटल राइट क्या है हमारे लिए? बाइक के समान है, मतलब गाड़ी है हमारी, जो बाइक होती है वो होती है। और मौलिक कर्तव्य जो है ब्रेकर के समान है, यानी कि बाइक उसी स्पीड में चलाना है जिस स्पीड में एक्सीडेंट ना हो या किसी प्रकार का खतरा ना हो, तो वो कहलाता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। और एक समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। अब जो आंतरिक आपातकाल आया था, यानी कि संविधान संशोधन जो हुआ था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, आंतरिक आपातकाल 1975 में था। 1975 से 77 के बीच में जो आंतरिक आपातकाल लगा था उसके दौरान इनको शामिल किया गया था। एक और संविधान संशोधन हुआ 2002 में 86वां, तो इसमें एक जोड़ा गया, यानी कि यहाँ पे 10 जोड़ा गया था, यहाँ पे एक जोड़ा गया। अब मिलाकर टोटल देखें तो 11 हमको वर्तमान में देखने को मिलते हैं। और कहाँ पे देखने को मिलते हैं? भाग 4A में। देखिए संशोधन हुआ है तो समझ लीजिए आप, देखिए यहाँ पे आपको ए लगा हुआ मिल रहा है, चाहे भाग में ए लगा हो या चाहे अनुच्छेद में ए लगा हो, कुछ भी, तो आपको वहाँ पे संशोधन देखना है, ठीक है। तो भाग 4 में तो आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिले, परंतु भाग 4A में आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिले, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो जो अनुच्छेद नंबर 51 है, देखिए 36 से लेकर 51 तक तो आपको देखने मिला। देखिए यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपको कहाँ से देखने को मिलता है? भाग 3 में देखने को मिलता है 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व आपको भाग 4 में देखने को मिलता है, ये देखें हमने, और ये मिलता है 36 से लेकर 51 तक। तो हम आगे विस्तार से देखेंगे, यहाँ हम अभी सिर्फ फीचर्स देख रहे हैं, हालांकि काफ़ी डिटेल में हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं हम 51 तक तो डीपीएसपी है, तो 51 का में सिर्फ एक आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है और भाग 4A में इनको रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, साथ में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करे, राष्ट्र की जो संप्रभुता है, एकता, अखंडता की रक्षा करे। मतलब किसी भी प्रकार का अगर खतरा है तो उस दृष्टि में ये राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए। हमारी जो मिश्रित संस्कृति है उसकी समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे। मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों को यदि याद दिलाते हैं कि अपने जो मतलब फंडामेंटल राइट है
उसका इस्तेमाल करते समय उनको एक प्रकार से दूसरों के फंडामेंटल राइट का हनन ना हो, इस प्रकार से उनको अपने जो फंडामेंटल राइट है उसका उपयोग करना, मतलब एक प्रकार से ब्रेकर का काम कर रहा है ये फंडामेंटल राइट में। अपने समाज, देश व नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी उसको करना पड़ता है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो भी उनको कानूनी दर्जा नहीं दिया गया, यानी कि बाध्यकारी नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इनका उपयोग या इनको फॉलो नहीं किया जाता है तो उनको कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट जो है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हम देख सकते हैं भारत की जो विशेषता है संविधान की, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हम बोल सकते हैं। भारत का जो संविधान है एक धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो हमको शुरुआत से संविधान में देखने को नहीं मिलता। ये जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे। 42वें संविधान संशोधन को आप एक और चीज़ में याद रख सकते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि इतना अधिक संशोधन कर दिया गया था कि एक छोटा संविधान हम उसको बोल सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और प्रस्तावना जो है हर भारतीय नागरिकों की एक प्रकार से आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से कानून की जो है समान सुरक्षा, मतलब एक प्रकार से कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, कानून के समक्ष सबको समान समझा जाएगा। और ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 14 में, समानता के अधिकार के तहत ही देखने को मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 15 में व्यवस्था की गई है, ये भी समानता के अधिकार के तहत देखने को मिलता है। उसके अलावा सार्वजनिक जो सेवाएं होती है, लोक नियोजन के विषय हम देखेंगे, तो लोक नियोजन के विषय या सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, आर्टिकल नंबर 16 में ये बात की गई है धर्मनिरपेक्ष के तहत अगर देखें तो। उसके बाद हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने या उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार होगा। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था की गई है ये किस में की गई है, ये आर्टिकल नंबर 25 में की गई है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 25 से लेकर 28 उसके अंतर्गत। उसके अलावा देखें प्रचार करने के लिए, मतलब जो अपने धर्म है उसका प्रचार करने और किसी भी प्रकार का कर देने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 26 में, आर्टिकल नंबर 27 में व्यवस्था की गई है। यहाँ हम देख सकते हैं आर्टिकल नंबर मतलब जो 26 है उसमें जो है एक चीज़ की गई है, याद रख लीजिए आप, आगे हम पढ़ेंगे। हर धार्मिक समूह अथवा किसी भी जो हिस्से है उसको अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, आर्टिकल नंबर 26 में। और आर्टिकल नंबर 27 में क्या बोला गया है, कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा अपनी धार्मिक संस्था के, ये चीज़ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम देख सकते हैं किसी भी नागरिक को जो है मतलब सरकारी शैक्षिक संस्थानों में, यानी कि जो स्टेट होते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश जो स्टेट के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेट के द्वारा मतलब एक प्रकार से पोषित किए जाते हैं, उसमें धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, आर्टिकल नंबर 28 में ये बात कही गई है। और इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा की बात करें तो यह भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा किसी भी व्यक्ति को, अपनी जो भाषा लिपि है, तो ये है आर्टिकल नंबर 29 में बात कही गई है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने, उनको संचालित करने का अधिकार होगा, आर्टिकल नंबर 30 में बात कही गई है। समान नागरिक संहिता जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 44 में ये व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसकी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं। और धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, जैसे कि धर्म जो है चर्च और राज्य, मतलब जो राजनीति है उसके बीच में पूर्ण जो है अलगाव रखती थी, यानी कि चर्च अलग होता था और राजनीति अलग होती थी। चर्च अपने आप को पावरफुल मानता था, परंतु हमारे यहाँ जो है संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। धर्मनिरपेक्ष की यह नकारात्मक अवधारणा जो थी चर्च वाली, भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वह धर्मवादी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार या समान आधार अथवा सभी धर्मों की समान रूप में रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें संविधान में, तो विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले जो पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व है उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी किसी विशेष धर्म को यहाँ कुर्सी प्रदान की जाती थी, टॉप लेवल पर जो नेता बनाया जाता था, देश का राजा हम बोल सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भारत में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि संविधान जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो है जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, निचले लेवल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की, तो मैंने बात किया था
हमारे भारत के अंतर्गत जो है किसी भी जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता इसके अनुसार मतलब जो है इसको ध्यान में रखते बगैर क्या होता है, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है या मताधिकार का उसको पावर होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इसमें हमको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखने को मिलते हैं। तो इसके आधार पर जो है, इसके आधार स्वरूप जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष, एक प्रकार से कम 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, वो धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव के बिना मतदान करने का उसको अधिकार होगा। इसके अलावा हम देखें 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, हालांकि 1988 में हुआ था, ये लागू 1989 में हुआ था। तो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 था, 61वां 1989 में लागू हुआ, जिसमें जो वोट देने की जो उम्र थी 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे 18 कर दिया गया है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ जो है स्वाभिमान में वृद्धि करता है, व्यक्ति की समानता के सिद्धांत को यहाँ पे लागू करता है। तो ये सारी चीज़ हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके अपने हितों की रक्षा करने का उनको अवसर प्रदान करता है तथा कमजोर वर्गों के लिए एक प्रकार से नई आशा और प्रत्याशा यहाँ पे जगाता है। देखिए, हमारे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देखने को मिलता है। जो अन्य देश है विश्व के बहुत मतलब जो विकसित देश है उनकी अगर दृष्टि की देखें तो देखें यूएसए और फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस की, तो यहाँ पे जो वुमेन है यानी कि महिला को 1920 में यहाँ पे मताधिकार की श्रेणी में रखा गया, वोट देने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। तो काफ़ी देखिए हम काफ़ी अच्छे हैं इनसे। ब्रिटेन में हम देख सकते हैं 1928 में दिया गया अधिकार, यूएसएसआर में 1936 में, फ्रांस में 1945 में, इटली में 1948 में, और स्विट्जरलैंड ने तो हद ही कर दी। यहाँ देख सकते हैं 1971 में ये पावर दी गई वोट देने की। तो उसके अनुसार अगर देखें तो हमारा भारत जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखें एकल नागरिकता। तो भारत के संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता भी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, तो एकल नागरिकता मतलब ये ओनली भारतीय नागरिकता हम देख सकते हैं। बात करें देखिए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान फेडरल है, मतलब एक संघीय है, और दो लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एकल व संघीय। इसका प्रतिनिधित्व करता है, परंतु इसमें केवल एकल नागरिकता ही देखने को मिलती है जो कि भारतीय नागरिकता के नाम से जानी जाती है। दूसरी ओर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में जो है एक सेंटर होता है और एक स्टेट होता है। तो सेंटर 50 स्टेट से मिलकर बना है, तो सेंटर की भी एक प्रकार से नागरिकता होगी यूएसए की, और एक राज्य की भी नागरिकता होगी। तो एक प्रकार से दोहरी नागरिकता हमको देखने को मिलती है। कहाँ पे? अमेरिका में। तो इसलिए दोहरा लाभ उनको मिल जाता है। दोहरे लाभ वो उठाते हैं, पहला राष्ट्रीय सरकार के द्वारा प्रदत्त लाभ, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त लाभ। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, कहीं भी रहते हो, संपूर्ण देश में कहीं भी हो, वो एक समान ही उनको मतलब एक प्रकार से नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है कुछ अलग पैटर्न देखने को मिलता है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और नरजातीय विवाद भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है? संविधान के निर्माता और संगठित भारत राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मतलब जो संविधान निर्माताओं ने जो संगठित भारत या राष्ट्र का सपना देखा था, वो अभी तक उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र निकाय की। तो स्वतंत्र निकाय में हम देख सकते हैं जो कुछ इंडिपेंडेंस बॉडी होती है, यानी कि भारतीय संविधान में केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार जो होती है, यानी कि केंद्र और राज्य न्यायिक अंग जो होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। बल्कि एक प्रकार से मतलब ये चीज़ें तो उपलब्ध होती है, विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र, न्यायिक अंग, ये सभी उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्वतंत्र निकाय हमको देखने को मिलते हैं। तो स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत हम देखेंगे इन्हें संविधान में भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में एक प्रकार से परिकल्पना इनकी की गई है। जैसे निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक प्रकार से निष्पक्ष निर्वाचन कराने का काम करता है। यानी संसद है, राज्य जो विधानसभा है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति है, इनके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने का काम होता है निर्वाचन आयोग का। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी और इसमें कितने मेंबर होते हैं? मतलब कंप्लीट जो व्यक्ति होते हैं काम करने के लिए वो कितने होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हालांकि हम विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु अभी आपके लिए टारगेट मतलब एक टास्क है, आपको बताना है निर्वाचन आयोग के बारे में।
इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखाकार जो होते हैं, जिसे हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, ये भी एक प्रकार से जो होता है राज्य और केंद्र सरकार के खाते के अंकेक्षण ऑडिटर का काम करता है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है जनता के पैसों का या पर्स का संरक्षक हम इसको बोल सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी भी यह करता है। नेक्स्ट बात करें संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है। इसको सीआई मतलब एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीआई बोलते हैं, इसको कैग बोलते हैं, इसको यूपीएससी बोलते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है अखिल भारतीय सेवा व उच्च स्तरीय जो केंद्रीय सेवा होती है उसकी भर्ती के लिए यहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक जो मामले है उस पर राष्ट्रपति को सलाह भी देने का काम करता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे कि हम बात करें, हम तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी एक प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हम जो है यहाँ पे भर्ती होने वाले हैं, मतलब जब ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसका काम जो होता है हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, वह अनुशासनात्मक मामले पर राज्यपाल को सलाह भी देता है। चलिए बताइए एमपीपीएससी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना कब की गई थी, उसका हेडक्वार्टर या कार्यालय कहाँ है मेन, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। भारत के अंतर्गत कुछ आपातकालीन प्रावधान भी देखने को मिलते हैं। जैसे इमरजेंसी की बात करें तो आपातकालीन की स्थिति से जो है प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य क्या होता है आपातकालीन का, यानी कि इन प्रावधानों को सम्मिलित रूप से अगर देखते हैं इनका उद्देश्य जो होता है संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा और संविधान एवं जो देश है देश के लोकतांत्रिक ढांचों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, जैसे हम बात करें युद्ध व भारी आक्रमण जो होते हैं, सशस्त्र विद्रोह होते हैं, उससे जो अशांति पैदा होती है उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और इसके जिक्र किया गया है 352 आर्टिकल नंबर 352 में इसका जिक्र किया गया है। दूसरा होता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन हम बोलते हैं। तो ये क्यों लगाया जाता है, जैसे राज्य में कुछ संवैधानिक तंत्र का जो है विफलता या असफलता हो गई है तो राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय की साहब आप राज्य में आपातकाल लगा दो, तो राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। 356 नंबर का जो आर्टिकल है वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है केंद्र के लिए, ठीक है। मतलब 356 में, और अगर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उसकी असफलता है, तो एक और आर्टिकल है इसके अंतर्गत 365, ये भी व्यवस्था करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की। नेक्स्ट जो है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल मतलब वित्तीय स्थिरता या फिर एक प्रकार से कोई संकट, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल यहाँ पर लगाया जाता है और आर्टिकल नंबर 360 इसका जो है मतलब इसका जिक्र इसमें किया जाता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इस प्रकार बिना संशोधन किए बगैर जो राज्य है संघीय ढांचे से एक प्रकार देखें संघीय ढांचे से एकात्मकता की ओर वो है चला जाता है, सीधे सीधे बिना किसी संशोधन के यूनिटरी बन जाता है उसका ढांचा या फिर एकल हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय यानी कि सामान्य परिस्थितियों के दौरान जो है उससे मतलब संघीय से मिलकर एकात्मक चला जाता है वो आपातकाल के दौरान। तो ये एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट या अद्वितीय विशेषता हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें त्रिस्तरीय सरकार की, भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसको बोला जा सकता है। तो मूल रूप से अगर देखें तो अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 व्यवस्था थी। एक तो केंद्र के लेवल पर मतलब एक सेंटर लेवल पर होता है और एक स्टेट लेवल पर। 2 व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, 2 प्रकार की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब इसके अलावा भी केंद्र एवं राज्य की शक्तियाँ एक प्रकार से हम देख सकते हैं काफ़ी होती है, परंतु नीचे के लेवल पर अगर हमको कोई चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट कराना है तो बाद में हमको पंचायती राज या त्रिस्तरीय जो व्यवस्था उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं क्या हुआ, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत यहाँ पंचायती राज जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या जोड़ा गया, नगर पालिका नगर निगम को यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पे स्थानीय सरकार 73वें 74वें में स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया जो विश्व के किसी और संविधान में देखने को नहीं मिलता। तो इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई 11, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं पंचायत है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता इसके अंतर्गत प्रदान की गई।
इसी प्रकार अगर देखें तो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसमें भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता इसके अंतर्गत प्रदान की गई। इसके बाद हम देखते हैं अब एक और हमारी विशेषता बची है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं संविधान जो सहकारी समितियां है उसकी बात करते हैं। तो ओरिजिनली रूप से संविधान में तो देखने को नहीं मिली थी ये, तो संविधान में देखने को नहीं मिली थी तो कब आई? जो 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, इसमें ये देखने को मिलती है। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है और उनके संरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। इस संदर्भ में 3 परिवर्तन यहाँ पे किए गए। कौन कौन से? जैसे आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं, तो इसमें क्या किया गया? इसमें सहकारी जो समिति होती थी उनके गठित करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में यानी कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे प्रदान किया गया सहकारी समिति को गठित करने का। उसके अलावा अनुच्छेद नंबर 43B यानी कि जो DPSP होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें भी व्यवस्था की गई। एक प्रकार से नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए। उसके बाद एक नया भाग जोड़ा गया 9B। 9A तो क्या था? नगर निगम के लिए था और 9 था पंचायती राज के लिए। 9B में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243ZS से लेकर 243ZT तक कंप्लीट रूप से एक प्रकार से सहकारी समितियों के लिए अनेक प्रावधान यहाँ सुनिश्चित किए। देश भर में सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें, ये व्यवस्था यहाँ पे की गई। यह संसद को एक प्रकार से अंतर राज्य सरकारी समितियां तथा राज्य विधायिका को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त बनाने की शक्ति भी प्रदान करती है। तो ये तो कुछ बात हो गई सहकारी समितियों के बारे में। तो हमने देखे यहाँ पे कंप्लीट रूप से एक बार फिर से देख लेते हैं विशेषताओं के तहत, ताकि काफ़ी आपको यहाँ पे नॉलेज हो सके। तो हम देख सकते हैं, देखिए हमने जो है संविधान की विशेषता के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ यानी कि पूरा संविधान यहाँ पर डिस्कस कर लिए एक प्रकार से ओवरव्यू। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा जो संविधान है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। देखिए ये देखिए कंप्लीट रूप से हमने 17 इसकी विशेषताओं के बारे में देखा। विशेषताएं तो बहुत सारी मिल जाएगी परंतु हमने एक मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे विशेषताओं के अंतर्गत कंप्लीट हो जाती है। और जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, जैसे कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं संविधान का एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है या बेसिक संरचना जो होती है, संविधान की संरचना, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मुझे जितना अधिक मोटिवेशन मिलेगा फ़ायदा आपका ही होने वाला है। कैसे मोटिवेशन मिलेगा? तो मुझे कार्य करने की और मतलब जो है इच्छा होगी आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँगा और जल्दी से जल्दी जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। फिर जब हमारा मेंस का कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम प्री का कोर्स भी कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो इस प्रकार आपका सहयोग रहेगा तो हम जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार क्वालिटी आपको फ्री में क्या पेड में भी कहीं नहीं मिलेगी कंप्लीट रूप में। तो इस प्रकार आपको जो है हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कंप्लीट रूप में कंटेंट उपलब्ध कराना, आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का प्रसार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना ताकि लोगों का भी फायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।